कहा जाता है कि राजनीति में बहुत देर के लिए ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है, और कुछ इसी तर्ज पे आज की राजनीति दिखाई दे रही है। पिछले 3-4 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला और प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, और लगभग 4 महीने के बाद जब कई सूबे के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई तो सहयोगी, कल तक के जो सहयोगी थे वो आज सीना तान करके सीटों के बंटवारे के लिए आमने सामने खड़े हैं। ये कुछ नज़ारा बिहार में भी दिखाई दे रहा है कि आज सीट के बंटवारे को लेकर के, हालांकि चुनाव 2020 में है, लेकिन सीट के बंटवारों को लेकर के महागठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए है उसके भी जो लक्षण सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, लेकिन जो मंत्री हैं एक दूसरे पर जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले 2020 के चुनाव भी अगर यही हालात रहे तो उसके कई रंग देखने को मिलेंगे। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अभी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं महागठबंधन राजद के सीवान के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के हैं, वो रघुनाथपुर से विधायक थे और आरजेडी की सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं। पूर्व मंत्री हैं विक्रम कुंवर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज जिस तरह से सीटों के बंटवारों को लेकर जो सिरफुटव्वल मचा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में 2020 में चुनाव होने वाले हैं, एक उपचुनाव हमारे सीवान का दुरौदा विधानसभा के भी होने वाला है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। महागठबंधन में जो हमारे सहयोगी दल हैं, आज महागठबंधन के नाम पर सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता कौन है? लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रकाश यादव, और उन्हीं का वोट है। लेकिन जिस उम्मीद और आशा के साथ गठबंधन से ये लोग चुनाव लड़े, दूसरे लोगों का वोट महागठबंधन से नहीं जुट सका, जिसके चलते महागठबंधन की हार हो गई। सभी जगहों पर पूरे बिहार में हार हो गई। सबको सीट की चिंता है, जीतने की चिंता नहीं है। महागठबंधन के लोगों को निष्ठापूर्वक कहना चाहिए कि कौन सीट कहां से जीत सकता है, निकाल सकता है, उसी को एरो टिकट दे दल बल से ऊपर उठ करके, तभी महागठबंधन सफल होगा। और महागठबंधन में 5 सीट पर चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव है, तो सबको ही जानता है कि लोकसभा कांग्रेस की सीट रही है। सबको ही जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल चारों सीट में मजबूत है। बकिए लोग तो रेर कर रहे हैं, बकिए लोग रेर कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमको तो सीट दे दीजिए महागठबंधन के लोग। तो इससे होगा कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा लोकसभा का चुनाव का। तेजस्वी लालू यादव का वोट है हर गांव में, 5 विधानसभा क्षेत्रों में। इन लोगों का वोट यदि महागठबंधन के लोगों का वोट यदि आरजेडी के साथ ट्रांसफर हुआ रहता, चाहे महागठबंधन के साथ ट्रांसफर हुआ रहता, तो बिहार की स्थिति ये नहीं रहती। तो आपको लगता है कि जिस तरह से महागठबंधन के जो नेता चुनाव के समय में, विधानसभा के चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय में जो दौरा कर रहे थे, वो सिर्फ हवाई दौरा साबित हुआ? देखिए, कोई सामंजस्य नहीं था आपस में। महागठबंधन के नेताओं में आपस में कोई सामंजस्य नहीं था। अलग अलग डफली, अलग अलग राय ले रहे थे। टिकट बंटवारा में महागठबंधन के
छोटे दलों को उतना सीट देना नहीं चाहिए था आरजेडी को, क्योंकि वोट आरजेडी का, मजा मारे गाजिमिया मार खाए डफारी, वोट आरजेडी का था। उनके पास अपनी कोई पूंजी नहीं थी, अपनी पूंजी कोई नहीं थी। जिस आशा और उम्मीद में गठबंधन था कि इन लोगों के जुटने से इनका वोट हमारे साथ जुटेगा, वह नहीं जुट सका, जिसके चलते हम हार गए। तो यही तो अभी भी चल रहा है। अभी जिस तरह से आपस में अभी खबर आ रही है, टीवी चैनलों के माध्यम से मिल रहा है कि हम और भी एक दो दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो आपको महागठबंधन से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। हम में दम कहाँ है? हमारे जीतन राम मांझी जी का एक बेटा एमएलसी हो गया है, दूसरे को बनाने के तैयारी में है, राजनीति बार्गेन कर रहे हैं। उनका दम रहता तो लोकसभा में नहीं जीतते। वो तो सब तेज प्रताप, तेजस्वी और लालू यादव का वोट है। कुंवर साहब, एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब चूंकि लालू यादव भी जेपी आंदोलन की उपज है, जो अपने यहाँ बिहार में सुशील मोदी हैं वो भी जेपी आंदोलन की उपज हैं, और उस समय कांग्रेस का एक छत्र शासन था पूरे देश पे, और उस समय यही लोग परिवारवाद के खिलाफ चुनाव ये मैदान में आए थे, ये नारा लेकर कि वंशवाद की बंद करो। आज यही लोग, चाहे वो मुलायम सिंह हो या फिर लालू यादव हो, या और जो ये वंशवाद की परंपरा फिर से वही जो कांग्रेस में चल रहा था वही आज आरजेडी में चल रहा है, वही मुलायम सिंह चला रहे हैं। देखिए, वंशवाद से आज की डेट में कोई पार्टी बचा नहीं है, चाहे वो भाजपा हो। सब पार्टी ही वंशवाद के चक्कर में फंसा हुआ है। इसलिए एक को दोस्त आरजेडी और मुलायम सिंह और कांग्रेस को दोस्त नहीं दिया जा सकता है। भाजपा में नहीं है क्या ऐसे लोग? जी बिल्कुल है। सब 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 अभी देखिए, विधानसभा का टिकट बंट रहा है 5 सीट पर, एमपी उसी परिवार का, एमएलए भी उसी परिवार का। जब 5 सीट में ये लोग कर सकते हैं तो और कहीं भी कर सकते हैं। तो आप हमको कैसे दोष देते हैं कि हम परिवारवाद के पोषक हैं? अब सीवान में ही जो चर्चा है, पत्नी एमपी है, पति को विधानसभा मिल रहा है। अभी तो एक चर्चा अभी जो आपके बीजेपी के समर्थक रहे हैं, पदाधिकारी हैं, कर्णजीत सिंह व्यास सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि सिवान के लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कौन सांसद है, यहाँ 2-2 सांसद हैं। तो ये इस तरह की टिप्पणी हो रही है। कर्णजीत सिंह पॉलिटिकल वर्कर है, राजनीति में मेहनत किया है, वो अच्छा तरह से जानता है, वो सही बोल रहा है, झूठ थोड़े बोल रहा है। कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास जी सही बात बोल रहा है। यहाँ कौन एमपी है, कौन एमएलए है, कोई कौन जानता है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एनडीए में भी हम महागठबंधन की बात अभी छोड़ दें, एनडीए में भी जिस तरह से चाहे वो जदयू हो, जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, मंत्री पद दिया जा रहा था, उस समय जदयू के नीतीश कुमार शामिल तो हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन उनका कोई मंत्री नहीं बना और वो सीधे बैक हो गए बिहार। उसके बाद से ये चर्चा उठी कि कहीं ना कहीं मन में खटास है, और वो खटास अभी भी लगातार दिखाई दे रहा है कि जब गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे जैसे मंत्री, केंद्रीय मंत्री सीधे नीतीश पे वार करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो, चाहे ये उपचुनाव, दरौदा का उपचुनाव हो या 20 का जो चुनाव होगा, वो प्रभावित होगा? देखिए, आपको याद होगा जब लोकसभा का टिकट बन रहा था, गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय ट्रांसफ़र किया गया था, तो पहले वो कहाँ गए थे? सबसे पहले नीतीश जी के दरबार में सरेंडर किए थे वोट के लिए, समझे? पहले वो सरेंडर की, जीत गए। तो फिर आज आंखें क्यों दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को? देखिए, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है वो किसी को पकड़ने वाला नहीं है। जिसका नाम नरेंद्र मोदी है वो एक एक बदला सधाता है। और भाजपा को बहुत कसक है कि सब जगह, सब स्टेटों में हम अपना राज बना लिए, बिहार में नहीं बना सके।
यहाँ भी वो चाहता है कि अकेले लड़के चुनाव लड़े हम। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी का परचम लहरा रहा है, क्या बीजेपी को अकेले बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए? 1 साल इंतजार करिए। सबसे दुर्दशा आज चुनाव में क्या मुद्दा है? कोई जनहित का मुद्दा है? कहीं मुद्दा है कि बेरोजगारों को नौकरी दो, कहीं मुद्दा है कि महंगाई बढ़ रही है, कहीं मुद्दा है बेरोजगारी बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी कुछ मीडिया को मैनेज करके हिंदुस्तान पाकिस्तान लगता है कि ये इमरान खान से मिल करके उधर वो चिल्ला रहे हैं, इधर ही चिल्ला रहे हैं। 370 मुद्दा इनका अब खत्म हो गया, तलाक खत्म हो गया, और ईश्वर करेंगे तो मंदिर वाला भी खत्म हो जाएगा। तो इनको जनहित के समस्या को पर फोकस करना चाहिए। तो लेकिन इसका श्रेय तो जाएगा नरेंद्र मोदी को, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर 370 हटाने का मुद्दा हो। पेट में अन्न नहीं रहेगा तो हम कब तक करेंगे मंदिर मस्जिद 370 तलाक। आज तक तो ये चल रहा है, ये प्रोपगंडा जो है वो आज तक तो चल रहा है, आगे भी लग रहा है कि चलेगा। आज भी महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो गई है, 21 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 21 नवंबर को, और 24 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन आज वहां पे ये देखा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे की बात नहीं होती है, वहां आज पाकिस्तान, इमरान, यही सब, धारा 370 यही सब चल रहा है। ये समझ में नहीं आता कि आखिर स्थानीय मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोग इतना मैनेज कर चुके हैं कि जनता अपनी समस्या भूल गई है। आज भूली है, लेकिन समय आने दीजिए, यही 1-2 साल के बाद उपटेगा जन समस्या। आपकी बात अपने जगह पे है। अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने मीडिया को मैनेज किया हुआ है, विपक्ष को तो मैनेज नहीं किया हुआ है। विपक्ष को तो अपनी आवाज सामने रखनी चाहिए। विपक्ष क्यों डरा हुआ है? विपक्ष डरा हुआ नहीं है। विपक्ष में नेता को जो क्लेवर चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो ताकत है नहीं। लालू यादव है नहीं। जो लालू यादव नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ। यादव अगर सर नहीं है, उनके बेटे हैं, आपने उनको बेटे को आगे किया, उनको नेता माना, लेकिन नतीजा क्या रहा कि शून्य पे आप आउट हो गए। देखिए, शून्य पर आउट तो हम 2 कारणों से हुए। एक तो आरजेडी का मिसमैनेजमेंट, दूसरा बक्सा में बैलेट पेपर का बाएं दाहिने करना, मशीन का, ईवीएम के गड़बड़ी से हम आउट हुए हैं। नहीं तो हम बिहार में हमारी सफाया नहीं। तो ये सिर्फ यहाँ बैठ के कहने से आप लोग तो सड़क पे भी नहीं उतरे। ये इस मुद्दा को लेकर के, अगर ईवीएम में खराबी है, ईवीएम बदला जा रहा है या ईवीएम को हैक किया जा रहा है, तो ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा था। इसको लेकर के आप जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? महागठबंधन में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव है। जो नेतृत्व चाहिए वो नहीं है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी अब उनकी सरकार नेट गोल मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हस्र अभी चिदंबरम जैसे बड़े नेता का, जो गृह मंत्री थे, आज वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे नेता एक एक करके नाम भी आ रहे हैं? कल शरद पवार का भी नाम आ गया, 25,000 करोड़ का घोटाला। तो कहीं ना कहीं ये डर सबको सता रहा है कि आज नहीं तो कल हमारा भी नाम आ सकता है। जो भाजपा की टीम है वह किसी को नहीं बकसने वाली है। केस रहे या न रहे, सबको ये फंसावेंगे। अंत में ये लोग भी फंसेंगे, समझे। हम लोग भी पॉलिटिकल वर्क 40 वर्षों से हैं। जितना उन्होंने पैसा खर्चा किया हर विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा के चुनाव में कहीं खर्चा हुआ है क्या? पहले आज के पहले आप देखे हैं क्या? होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, बूथ पर गरीब बांट करके वोट लेना। पहले बिहार में पैसे की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को भाजपा के लोग भ्रष्ट बनाते जा रहे हैं। लेकिन सिवान लोकसभा का चुनाव जब हम लोग बूथों पे घूम रहे थे, आप भी घूम रहे थे, उस समय ये दिखाई दिया कि एनडीए के बहुत से बूथ पे
उनके कार्यकर्ता नहीं थे, उनके पोलिंग एजेंट नहीं थे, हाँ, उसके बाद भी वो प्रचंड बहुमत से, तो उनका तो कहना है कि भाई जो जनता है वो हमारा चुनाव लड़ी हुई है। जनता चुनाव नहीं लड़ी, ईवीएम मशीन लड़ा। उनका 80% चुनाव ईवीएम मशीन लड़ा और 20% चुनाव पैसा जो बांटे वो चुनाव लड़ा। अब हमको जो जानकारी है, एकमात्र सिवान में 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए एनडीए की तरफ से। तो ये सारे इतने मुद्दे, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इसको लेकर के आप जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, ये महागठबंधन की कमजोरी है। हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से या बिहार के नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव भी डरे हुए हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाना पड़े? तेजस्वी शेर का बेटा है, वो क्यों डरेगा? लेकिन शेर तो आज पिंजड़े में बंद है। पिंजड़े में बंद है तो है, उसका बेटा है ना, अभी नया नया लड़का है, सीख रहा है। उनके ऊपर भी कई गंभीर मामले हैं। 5 साल की उम्र में अकूत धन संपत्ति के मालिक बन गए वो। ये कोई कारण नहीं है। धन संपत्ति आप भाजपा के एक एक वर्कर को उठा लीजिए, कौनों करोड़पति से कम है क्या? कहाँ है विपक्ष के लोगों का जांच हो रहा है, इन लोगों का जांच क्या नहीं हो रहा है? अरे तो ये भी तो आप मांग क्यों नहीं उठाते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि अमित शाह का भी जांच होना चाहिए या और जो मंत्री हैं उनकी संपत्ति का जांच होना चाहिए? आप ये मुद्दा भी लेके तो जनता की अदालत में नहीं जाते हैं। अमित शाह के बेटा का मामला उठा था, ठंडे बस्ते में चला गया। नोटबंदी में काफी गुजरातियों का मामला उठा था, सब ठंडे बस्ते में चला गया। कहाँ है? कहीं गुजरात में एक कोई शाह पकड़ाया था, कितना 100 करोड़ रुपया पकड़ाया था उसके यहाँ, कहाँ है? कहीं चर्चा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरे देश की राजनीति को, भाजपा के राजनीति को भ्रष्टाचार के तरफ बढ़ा दिए हैं। पैसे पर सब काम हो रहा है। लेकिन आज लगभग 6 साल का शासन हो गया, मोदी पे एक भी भ्रष्टाचार का आपने आरोप नहीं लगाया। राहुल गांधी ने राफेल 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 चोर चोर है चोर है चोर है कहते रह गए, लेकिन उसका कहीं असर जनता पे नहीं पड़ा और अब राफेल का भी नाम राहुल गांधी भूल चुके हैं। राहुल गांधी जी सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जो नेताओं में क्लेवर चाहिए, विपक्ष के नेताओं में, वह क्लेवर उनमें नहीं है, जिसके वजह से वह मुद्दा दब गया। सुप्रीम कोर्ट में तो मुद्दा था, कहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई जजमेंट दे रहा है। और देश में यदि कोई सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो आप देखिएगा आज नहीं कल भाजपा पर आवेगा। अब जरा इसी जिला में देख लीजिए, भाजपा के कितने लोग जमीन हड़पे हैं, कितने लोग नाजायज संपत्ति अर्जित किए हैं, कहाँ जांच हो रहा है? खाली विपक्ष का हो रहा है। लेकिन जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, धारा 370 का मामला हो, अभी राम मंदिर पे इसी महीने अगले महीने में फैसला आने वाला है और आज ना ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो राम मंदिर की लड़ाई भाजपा को 2 सीट से 182 सीट पे पहुंचा दिया था। अभी अगर अगले महीने सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता है, हालांकि मुस्लिम समुदाय ने भी अब मानना शुरू कर दिया है, उनका भी स्टेटमेंट आ रहा था कि नहीं अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जीत होगी बीजेपी की। और आगे आने वाले जब हम लोग, बीजेपी की जीत नहीं होगी, हिंदुस्तान की जनता की जीत होगी। तो बात तो एक ही है, बीजेपी उसी पर तो राजनीति कर रही है और उसे सिर्फ सत्ता चाहिए। आप अगला चुनाव लोकसभा का आने दीजिए, ये मुद्दा को धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि जो नेतृत्व आपके हाथ में है, ये नेतृत्व आगे आपको कुछ जीत दिला पाएगा? नेतृत्व उभरेगा, वही नेतृत्व में चोट होगा तो आगे लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है राजनीति में कि लेकिन आपके पास तो कई बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो आज भी बिहार की राजनीति को एक नया क्लेवर, एक नया रूप दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ लालू यादव के परिवार तक ही आप लोग सिमट चुके हैं। हम लालू यादव के परिवार
लालू यादव ने समाज के लिए, देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है। भले वो जेल में हो, लेकिन उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? कोई ऐसा योजना बता दीजिए कि चाहे कोई कार्यक्रम बता दीजिए कि बिना पैसा का कोई अफसर करता हो, नहीं करता है। क्यों? जैसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जानकारी होना चाहिए, नहीं है। सब जनप्रतिनिधि लोग अफसरों से मिलकर लूटने पे लगे हुए हैं। आप इसका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? जब आप जानते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बद से बदतर है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लोगों की लाशें गिर रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा था आपके शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दे दी थी, आप कहां क्यों चुप बैठ जाते हैं? अभी तो महाजंगल राज है। देखिए, एक हमारा मित्र है, वो कह रहा था कि नीतीश जी के राज में 100 हत्या रोज। कैसे कह रहा था कि 100 हत्या रोज, नीतीश कुमार फिर एक रोज। तो नीतीश जी के राज्य में दो चीज, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर। भ्रष्टाचार कहते हैं कि नहीं है कहीं। आप गरीब में जाइए, चाहे इंदिरा आवास जी का योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री 6 लाख रुपया 6,000 रुपया जो दे रहे हैं, उसमें जो गाइडलाइन है उसके विपरीत नाजायज लोगों को पैसा दिया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, बोलने पर कोई सुनने वाला नहीं है, किसके पास कहेगा? अब नीतीश कुमार का इनका प्रधानमंत्री जो 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, उसका गाइडलाइन है कि इसको देना है। कहीं गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो रहा है। 6,000 रुपया आपको मिलेगा। आप कृषि सलाहकार को 2,000 दे दीजिए। साल भर बापो उठा रहा है, बेटो उठा रहा है, जो नौकरी कर रहा है वो भी उठा रहा है, जो विदेश में है वो भी उठा रहा है। इस पर अंकुश कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। स्टेट गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। इंदिरा आवास एक नारा, सर वो तो ये बहुत सा लंबी फहरिस्त है। एक नारा नीतीश कुमार का इस साल दिया हुआ है कि क्यों करे विचार, ठीके है नीतीश कुमार। आखिर ये ठीके है का मतलब क्या हुआ? ठीके है कि मतलब उन लोगों का भी, उनके पार्टी के लोगों का भी विश्वास नहीं, अब धीरे धीरे उन पर वो टूट रहा है, इसलिए ठीके है। हाँ, तो उसी के काट में एक था 100 हत्या रोज, फिर एक नीतीश कुमार फिर एक रोज, समझे? तो ये है नीतीश जी का जनप्रतिनिधियों पर से विश्वास उठ चुका है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अन्य स्टेट में एनआरसी लागू हो रही है, क्या बिहार में भी होना चाहिए? भैया, एनआरसी कहीं लागू नहीं होगा। ये लोग खाली एनआरसी चिल्लाते रहेंगे। अब क्या आसाम में एनआरसी किए 10 लाख 11 लाख तो हिंदुओं को निकाल रहे हैं। तो हिंदू भी तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो बंगाली हिंदू हैं वो आए हुए हैं, तो वहां पे फिर उसकी समीक्षा हो रही है। के लोग हैं, वो लोग भी एनआरसी हो गए। बिहार और बंगाल के लोग भी वहां हैं, तो वो लोग भी एनआरसी हो गए। आपका क्या नजरिया होगा अगर एनआरसी बिहार में लागू होता है, केंद्र सरकार लागू करती है, नीतीश कुमार नहीं मानते हुए भी, उन्होंने 3 तलाक को भी नहीं माना था लेकिन उसे बाद में मान लिया, उन्होंने धारा 370 को भी नहीं माना था लेकिन बाद में मान लिया, अब उसी तरह से एनआरसी को भी वो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर बाद में, चूंकि कुर्सी और सत्ता के लिए सब कुछ हो सकता है, तो वो मान जाते हैं। तो आपकी पार्टी, क्या नजरिया है आपकी पार्टी का? हम लोग उसके विरोध में हैं। हाँ, विरोध में है, उसमें कहाँ लेकिन है। और नीतीश जी नहीं मानेंगे, लेकिन लाचारी ब्रह्मचारी तो उनको बनना पड़ेगा। जैसे सब मुद्दे पर 370 का मुद्दा हो या तलाक का मुद्दा हो, सब पर कहे कि विरोध करेंगे। विरोध सदन में न करना चाहिए। बीजेपी से जिस तरह से अभी खटास चल रहा है, क्या आने वाले में संभावना, आने वाले दिनों में ये संभावना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर एक मंच पे बैठ जाए? राजनीति में कुछ कहना मुश्किल है। सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। कौन कब किससे मिलेगा, कौन किससे अलग होगा, कुछ कहना मुश्किल है। अभी दुरौदा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, और जिस तरह से व्यास सिंह ने ये कह दिया है, इसको रास्ता दे दिया है कि सिवान में 2 सांसद हैं,
क्या ये संभव है कि लोकसभा का चुनाव एक सांसद का हो और सिवान में 2-2 सांसद हो जाए? निश्चित सांसद के पति हैं, वही अपने को सांसद मानते हैं, एक पत्नी एमपी है, ये है, तो व्यास ने कोई गलत बात नहीं कहा। एकदम 100% व्यास सिंह सही बात कहा है। और जान लीजिए चुनाव होने दीजिए दरौंदा में। क्या होगा आखिर दरौंदा में? क्या दरौंदा मॉडल जिसकी चर्चा पूरे चुनाव में चल रही थी, लोकसभा चुनाव में, क्या दरौंदा मॉडल की चर्चा होगी या फिर सर फिर इमरान और पाकिस्तान पे चर्चा होगी और फिर इस चुनाव को भी एक रूप दिया जाए? वहां दोनों चर्चा होगी। दरौंदा मॉडल का मतलब समझते क्या है? महातारी के नाम पर ट्रस्ट बनाकर उसके नाम पर टेंडर करके रोड बनवाना। अच्छा, हम एमएलए हैं, हमारा बेटा बेटी काम करेगा तो ठीक काम करेगा। ये तो वही बात हो गई जो भोजपुरी में कहावत है कि जो सैया भय कोतवाल तो अब डर का है होगा। और कहीं दरौंदा में विकास तो हुआ नहीं है। कौन विकास हुआ है? तो चर्चा किस पे होगी? दरौंदा मॉडल पे होगी या इमरान और पाकिस्तान पे होगी? देखिए, चर्चा सब पर होगी। दरौंदा मॉडल पर भी होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर होगी, इमरान और मोदी के नाम पर भी होगा। अच्छा, आप इंतजार करिए, देखिए बहुत इंटरेस्टेड लड़ाई होगा वहाँ दरौंदा में। पहले कैंडिडेट तो आने दीजिए। अजय सिंह का तो नाम लगभग तय हो चुका है। ठीक है, हो गया तो क्या होगा? पहले कम कमीशन मिलता था, अब एमपी या एमएलए दोनों कमीशन मिलेगा। दोनों का मिलेगा। तो अच्छा, ये हर चुनाव में ये जब भी चर्चा होती है कि बाहुबली, आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भी बाहुबली कहा जाता था। इस चुनाव में भी हुआ कि बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह उम्मीदवार हैं, वो आज सांसद बन गई हैं। लेकिन इस बाहुबली पे, ये हालांकि बहुत अच्छा नाम नहीं है, इसको बड़े सम्मान से नहीं देखा जाता है। बाहुबली जो शब्द है वो बड़े सम्मानजनक तरीके से नहीं देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से कविता सिंह ने जब सांसद बन जाने के बाद से कहा था कि जियो रे बाहुबली, सिवान में तेरी हवा चली, क्या सिवान सिर्फ बाहुबलियों का ही होगा या आम आदमी, आम राजनेता, जमीन से जुड़े नेता का होगा? सिवान में बाहुबलियों का नहीं चला, सिवान में नरेंद्र मोदी का चला। समझे? भले कोई एमपी एमएलए हो गया, दूसरे किसी को वोट नहीं, जमानत जब्त हो जाएगा। जरा नरेंद्र मोदी से हट करके कोई जदयू में लड़ ना ले, जमानत जब्त हो जाएगा। लेकिन जो भी वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला। इस बार भी मिलेगा। इस बार ये विधानसभा के चुनाव है, आगे आगे देखिए ना क्या होता है। अभी इंतजार करिए, 4 तक नॉमिनेशन होने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या स्थिति होगी। चलिए, कुंवर साहब से अभी हमारी एक लंबी बातचीत हुई, चाहे वो देश की राजनीति पे हो और फिर हम बिहार के राजनीति पे भी आ गए और होते होते हम सिवान भी पहुंच गए, जहां दरौंदा विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि राजनीति में कोई न ज़्यादा देर का दुश्मन होता है न दोस्त होता है, लेकिन अभी समय थोड़ा सा और बीतने दीजिए, चुनाव को और नज़दीक आने दीजिए, तब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे सारे देश में लोगों ने बैतरणी को पार किया था। उनका कहना है कि इस बार जब दरौंदा विधानसभा का चुनाव होगा तो इस समय पूरी तरह से राजनीतिक उलट-पलट होगी। यहाँ इस बार ना नरेंद्र मोदी चलेंगे और ना ही हिंदुस्तान पाकिस्तान चलेगा। अब देखना है कि वाकई क्या दरौंदा का जो उपचुनाव है वो किस करवट में